राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के विधायक ने तेजस्वी के खेल को ही बिगाड़ दिया। कल जो विधायक नॉट रीचेबल थे वो आज सुबह से एक एक कर सामने आ गए। आरजेडी विधायक ने बताया कि वो मां के इलाज के लिए दिल्ली में है, तो कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि एडी सिंह महागठबंधन नहीं सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार थे और इसीलिए वोट नहीं दिया गया। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सवाल है कि कांग्रेस का कारवां क्यों लूटा। अचानक से तबीयत खराब हुई, फिर मुझे वहां से भाग के आना पड़ गया। हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। जहाँ पे सम्मान नहीं होगा तो हमको लगा कि वहाँ वोट गिराना उचित नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की सभी 5 सीट पर जीत दर्ज की तो महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने तेजस्वी के खेल को बिगाड़ दिया। सोमवार को वोटिंग के वक्त ये चारों विधायक नॉट रीचेबल रहे। इनसे बार बार संपर्क की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वोटिंग से दूरी बनाकर इन विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार का मुंह दिखा दिया। एक मन में आया कि नहीं, हमको एडी सिंह को वोट, मेरा इच्छा नहीं है देने का। कल तक जो विधायक नॉट रीचेबल थे वो रिजल्ट आने के बाद मंगलवार सुबह से एक एक कर सामने आने लगे और वोटिंग से दूरी क्यों बनाई उसकी वजह भी बताने लगे। हम तो गए थे वोट देने के लिए, लेकिन अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई, फिर मुझे वहां से भाग के आना पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं था कि हम जान से चले आए। सब लोग जानना है कि मेरी माँ की तबीयत खराब। आरजेडी विधायक फैसल रहमान कहते हैं कि वो अपनी मां के इलाज को लेकर दिल्ली में हैं, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना इसलिए वोट नहीं दिया। जबकि फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने भी कुछ ऐसी ही दलील दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनके नेता यानी राजेश राम की उपेक्षा हुई है, उनसे कोई राय नहीं ली गई। तेजस्वी यादव ने अपनी मर्जी से एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया जो हम लोगों की समझ से परे थे, इसलिए भी हम लोगों ने वोट नहीं किया। कांग्रेस के तीसरे और लापता रहे चौथे विधायक मनिहारी से मनोहर सिंह ने कहा कि एडी सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के नहीं, और इसलिए हमने वोट नहीं किया। महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? तो आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश मांगा गया है। हमारा सेंट्रल नेतृत्व के साथ बैठ के चर्चा होंगे, कार्रवाई की बनती है, उस पर हम लोग सहमति बना करके आगे। विधायकों की दलील में कितना दम है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो वो ही जानते होंगे या फिर उनकी पार्टी के बड़े नेता। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस का कारवां क्यों लूटा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2 दिन के ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर और बांका को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत ही चौथे चरण में भी भागलपुर के मंच पर सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। सवाल है कि सम्राट के कंधे पर नीतीश का हाथ, क्या है बात? समृद्धि यात्रा के दौरान भागलपुर के मंच से आई इस तस्वीर को ही देखिए। सीएम नीतीश कुमार अपना भाषण समाप्त करते ही और सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और लोगों का अभिवादन करते हैं। पिछले 6 दिन के भीतर ये दूसरी बार है जब सीएम नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर लोगों का अभिवादन किया हो।
गुरुवार को समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में भी पूर्णिया के मंच से आई तस्वीर की खूब चर्चा हुई थी, जब सीएम नीतीश ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा था। 6 दिन में 2 बार आई इन तस्वीरों ने बिहार में सियासी चर्चा छेड़ दी है। सम्राट के कंधे पर नीतीश का हाथ, क्या है बात? अब बात क्या है? राज्यसभा के जरिए बिहार छोड़कर केंद्र में जा रहे नीतीश कुमार बार बार अपने डिप्टी सीएम के कंधे पर हाथ रखकर क्या संदेश दे रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है और मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर और बांका को करोड़ों की सौगात दी। सब के सब लोग इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद होगा और यहाँ जो काम हो रहा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हालत हो रहा, तब बोलिए आपको ठीक लग रहा है? खड़ा होके बोला, हाथ पाँव उठा, बोला खड़ा होके बता, ठीक है ना? इस मौके पर नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया, कई विकास कार्यों की भी समीक्षा की। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासनकाल पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया था, सब गड़बड़ किया था। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और जल्द ही बिहार देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के हज भवन में जेडीयू की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही पार्टी के दिग्गज नेता और मंत्री भी शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री विजय चौधरी को पारंपरिक टोपी पहनाई। हज भवन में इफ्तार पार्टी में सबसे खास रहे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत कुमार ने भी टोपी पहनकर दावते इफ्तार का आनंद उठाया। इफ्तार पार्टी में इस दौरान सीएम नीतीश और निशांत भी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। निशांत और नीतीश एक दूसरे को देखकर देखिए मुस्कुरा भी देते हैं और इफ्तार पार्टी में इन दोनों के एक साथ मौजूदगी इस वक्त चर्चा में भी। तो हज भवन में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। जीटी की तरफ से इसका आयोजन और इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दावते इफ्तार में पहुंचे और देखिए वहीं पर उनके बेटे निशांत कुमार भी पहुंचते। तो ये वो तस्वीर है और इसी तस्वीर के सियासी तौर पे मायने भी हैं, जहां पर सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 20 सालों से ज़्यादा तकरीबन 21 सालों से बिहार के लगातार जेडीयू की तरफ से भी और मुखिया के तौर पर भी सेवा करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। वो इस दावते इफ्तार में जब पहुंचे तो पहली बार ऐसा मौका था जब इस दावते इफ्तार के दौरान उनके बेटे निशांत की भी मौजूदगी दिखी और देखिए सिर पर टोपी पहने निशांत इस दावते इफ्तार का आनंद उठाते हुए भी दिखे। जैसे ही पिता पुत्र एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक मुस्कुराहट चेहरे पर साफ तौर पर नजर आई। 3 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले की चकिया पुलिस ने आज 2 बदमाशों को मार गिराया। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के जवान श्रीराम यादव शहीद हो गए, जबकि 2 अपराधी कुंदन ठाकुर और उसका साथी प्रियांशु कुमार इसी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बड़ी बात यह कि सोमवार को ही बदमाश कुंदन ठाकुर ने पुलिसकर्मियों की लाश बिछाने की धमकी नेपाल के एक फोन नंबर से दी थी, जिसके बाद पुलिस ने यह एनकाउंटर किया और कल भी छपरा और बाढ़ इलाके में क्रिमिनल्स का हाफ एनकाउंटर किया गया था। बिहार में अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। सोमवार को छपरा और बाढ़ में क्रिमिनल्स का हाफ एनकाउंटर किया गया था, तो मंगलवार को मोतिहारी पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया।
पूर्वी चंपारण के चकिया इलाके में एक घर में कुछ बदमाशों के छिपे होने की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने धावा बोलते हुए घेराबंदी की, पर पुलिस पर अपराधियों ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे की मौत हो गई, जबकि अपराधियों की गोली से घायल जवान श्रीराम यादव ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन में घर के कमरे से पुलिस को कई हथियार मिले। मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा, सोमवार को एक अपराधी ने एसएचओ को कॉल के जरिए धमकी दी थी कि हम पुलिस कर्मियों की लाश बिछा देंगे। वो नंबर नेपाल का था, जिसे ट्रेस किया गया और फिर ये एक्शन लिया गया। अपराधियों के द्वारा जो पुलिस को एक चुनौतीपूर्ण लहजे में बात की गई थी, तो उस पर केस दर्ज करके एफआईआर दर्ज हुआ उसका, और उसके पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अपराधी मारे गए हैं और कोलेटरल डैमेज के तौर पे एक हमारे एसटीएफ के जवान की भी मृत्यु हो गई है। अपराधियों की जो गतिविधि है उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस निरंतर क्रियाशील है और उसी सिलसिले में ये घटना हुई है। पटना में भी ये घटना हुई थी, जिसमें एक 5 अपराधी गिरफ्तार हुए, भारी संख्या में हथियार बरामद हुआ है। तो लगातार पुलिस और अपराध कर्मियों के बीच जो छापामारी के क्रम में मुठभेड़ होना, उनकी गिरफ्तारी होना, ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से सोमवार को ही चकिया पुलिस को धमकी दी थी कि पूरे शहर को दिखा देंगे। न्यूज 18 के पास वो ऑडियो क्लिप भी है, सुनिए। कुंदन बोल रहे हैं सर। जी बोलो। ये क्या चल रहा है? पता है सर, हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? न्यूज देखा है, अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। पता है अगला न्यूज क्या होगा? कहाँ? मोतिहारी छतौनी वाला। पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। मुंबई क्या होता है आपको पुलिस खबर को दिखा देंगे। साफ है कि बिहार पुलिस ने अपराधियों को खुली चुनौती दे डाली है कि गोली चलाओगे तो गोली खाओगे भी। वैसे लगातार जारी एनकाउंटर की घटनाओं से उम्मीद है कि अपराधियों में खौफ कायम होगा और वे पुलिस को चुनौती देने की सोचने से भी बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भ्रष्ट लोक सेवक मनोज कुमार रजक से जुड़ी हुई, जिनके ऊपर ईओयू की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्ट लोक सेवक मनोज कुमार पर एक्शन लिया गया है, जिसमें ईओयू की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई 7 ठिकानों पर ईओयू की टीम की तरफ से दबिश दी गई, छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये मामला, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 150% से ज्यादा संपत्ति अर्जित किया गया है और इसी को लेकर अररिया, दरभंगा में जमीन के कागजात भी मिले हैं और बताया जा रहा है सट्टेबाजी में भी पैसे लगाने की बात जो है वो सामने आती हुई, और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि 31 लैंड डीड जो सामने आए हैं उन दस्तावेजों की भी अब बरामदगी के बाद जांच शुरू कर दी गई है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, एक बड़ी कार्रवाई उस भ्रष्ट अधिकारी पर जिसने अकूत संपत्ति अर्जित की भ्रष्टाचार के जरिए। बिल्कुल, देखिए ये कह सकती हैं कि सरकारी सेवा का इन्होंने एक तरह से भ्रष्टाचार के गंगोत्री बना दिया और अपने पद का करके दुरुपयोग किया। जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराधिकारी की, जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे लगभग 150% आय से अधिक संपत्ति इनका अब तक जो है वो सामने आ चुका है। और सबसे अहम बात है कि जमीन से लेकर के आलिशान मकान, चाय बागान, नेपाल में मकान, तमाम जो चीजें हैं वो इन्होंने अर्जित कर रखा है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जो है 2 ठिकानों पर चल रही है और ईओयू की तरफ से जो जानकारी अभी तक आई है, हालांकि आधिकारिक रूप से जानकारी आनी बाकी है, लेकिन जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो सुपौल है वहाँ पे सुपौल NH 27 पे हाईवे से लगे हुए कई भूखंड जो है वो इन्होंने अर्जित कर रखा है। उनके जमीन के डीड जो है, कागजात जो है वो 31 डीड जो है वो बरामद किया है आर्थिक अपराधिकारी ने। इसके अलावा अररिया में एक जो है गैस एजेंसी इनके नाम पे है, पत्नी के नाम पर 2018 में एक पेट्रोल पंप ये खोलना चाहते थे, हालांकि उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। उसके साथ साथ जो चाय बागान है वो एक इनके नाम पे है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अपने पद का जमकर के दुरुपयोग किया है, जितना कर सकते थे उतना किया
और आगे भी ये अपने पद का दुरुपयोग करने के बिल्कुल, और तभी भ्रष्ट लोक सेवक इस वक्त कार्रवाई के दायरे में भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। छपरा में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। छात्रा की मौत पर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। अब इस मामले में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सीआईडी जांच की मांग कर दी है। रूडी ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को निष्पक्ष जांच करने के लिए पत्र तक लिख दिया है। छपरा के डेरनी में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पूरे बिहार को जैसे झकझोर दिया है। छात्रा की मौत पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। लोग छात्रा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चुप्पी तोड़ी है। रूडी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। रूडी ने पूरे मामले की सीआईडी जांच की मांग करते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा है। और मेरा ऐसा मानना है कि निष्पक्षता के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ पुलिस का अनुसंधान और उनके तथ्य, अनुसंधान के तथ्य, और दूसरी तरफ लोगों का मानना, स्थानीय लोगों का बयान, टीवी यूट्यूब ब्लॉगर्स का बयान, उनका विश्लेषण, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो ये जरूरी है कि इसका अनुसंधान ठीक ढंग से करके सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचा जाए। इधर पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने भी डेरनी में छात्रा के परिवार वालों से मुलाकात की। मंत्री के पहुंचते ही मौके पर मौजूद भीड़ ने पुलिस पर आरोपों की झड़ी ही लगा दी। मंत्री ने मौके पर मौजूद डीआईजी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए हमने निर्देश दिया है कि जो भी चीजें हो सही दिशा में जांच होनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। छपरा के डेरनी में 11 मार्च को नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि गांव के ही 5 लड़के उससे जबरन उठाकर ले गए और उसके साथ रेप किया। रेप के बाद कुएं में उसे फेंक दिया गया। हालांकि इस कांड में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद नया मोड़ आ गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म के सबूत नहीं मिलने की बात कही। पुलिस ने मौत के पीछे डूबने को वजह बताया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक नामजद आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन छात्रा की मौत और गैंगरेप के बाद कुएं में फेंकने के आरोप के बाद पूरे बिहार में इस घटना को लेकर आक्रोश है। पीड़ित परिवार सरकार से चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रहा है। बड़ा सवाल कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी? पुलिस की थ्योरी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? पीड़ित परिवार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? नाबालिग लड़की के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? आखिर पुलिस इस जघन्य वारदात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नीट छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। सीबीआई की टीम ने एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सबूतों की तलाश की तो कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब बड़ा सवाल कि संवेदना को इंसाफ में देरी क्यों हो रही है? नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहां इस हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई ने एक बार फिर हॉस्टल में दबिश दी। करीब 2 घंटे तक सीबीआई ने हॉस्टल कोने कोने को खंगाला। छात्रा के कमरे की भी दोबारा जांच की गई। हॉस्टल के वार्डन से भी सवाल जवाब किए गए। सीबीआई इस बार अपने साथ आर्किटेक्ट भी लेकर पहुंची थी ताकि क्राइम सीन की जांच में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। करीब 2 घंटे की जांच के बाद कई सबूत इकट्ठे कर सीबीआई की टीम हॉस्टल से निकली। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है। करीब 1 घंटे से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में है और फिर से एक बार सबूतों को खंगाला जा रहा है। कई बार सीबीआई यहां पहुंच चुकी है। जब से सीबीआई ने चार्ज लिया है तब से यहां सीबीआई आई है। कई बार यहां पर सबूतों को दोबारा खंगाला गया है। नीट छात्रा मामले में कोर्ट का रुख अब सख्त हो गया है। कोर्ट ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष रंजन फिलहाल जेल में ही रहेगा। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने पटना पुलिस, एसआईटी और सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। पीड़ित परिवार के वकील ने आरोप लगाया कि जांच में कई खामियां और लापरवाही है। अब जांच एजेंसियों को फटकार लगाई गई। अब इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इतने बड़े और संवेदनशील मसले में जांच में आप लोग कहते हैं कि जांच में लापरवाही हुई।
यह लापरवाही नहीं है। लापरवाही गैर इरादतन होती है, अनजाने में जो भूल चूक उसे लापरवाही कहते हैं। यह तो जानबूझकर किया हुआ कृत्य है। यह एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है। संवेदना की मौत मामले में एक तरफ कोर्ट एसआईटी की टीम और सीबीआई को फटकार लगा रही है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम कई बार शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जांच कर चुकी है, लेकिन फिलहाल इस केस में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। बड़ा सवाल है कि संवेदना को इंसाफ कब मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर दानापुर दियारा में भीषण आग लग गई। 10 से 15 घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। जब तक दमकल की गाड़ी आती, कई मकान इसकी जद में आ चुके थे। इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। कभी गरीबी और हालात की वजह से पढ़ाई छूटने की कगार पर खड़ी एक बच्ची, लेकिन एक मुहिम ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। न्यूज 18 की खुशबू को पढ़ाना है मुहिम ने 1 साल पहले जो उम्मीद जगाई थी, आज वही उम्मीद एक नई कहानी लिख रही है। एक साल पहले जब खुशबू की कहानी सामने आई थी, तब उसके सपनों और हकीकत के बीच बड़ी खाई थी। लेकिन न्यूज 18 की मुहिम ने इस खाई को पाटने की कोशिश की और आज खुशबू अपने सपनों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने पहल करते हुए खुशबू का एडमिशन राजकीय पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण आवासीय विद्यालय गमकुआं में कराया। बाद में कुछ दिक्कतों के चलते उसे ओबीसी +2 रेजिडेंशियल गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जहां वो अब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। खुशबू का सपना है डॉक्टर बनना और वो अपने पिता का सपना भी पूरा करना चाहती है। आज वो स्कूल के साथ साथ लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करती है और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर का असर इतना हुआ कि मशहूर शिक्षक खान सर भी खुशबू की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने खुशबू को लैपटॉप और अपना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन देकर पढ़ाई में सहयोग दिया। लेकिन खुशबू की राह अब भी आसान नहीं है। पिछले 3 महीनों से उनके पिता पैरालिसिस से पीड़ित हैं और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे मुश्किल वक्त में खुशबू का भाई गुड्डू कुमार ही परिवार का एकमात्र सहारा बना हुआ है। 8 मार्च को महिला दिवस था, तो न्यूज 18 के मैम आई थी, उन्हीं का मुहिम था और खुशबू वायरल हो गई। उसके बाद पूरा वायरल हो गई, तो उसके बाद न्यूज 18 का बहुत इसमें सहयोग है खुशबू को वायरल करने में और साथ देने में। बहुत फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि पहले आर्ट्स पढ़ रही थे, फिर आर्ट्स से इसका साइंस में एडमिशन हो गया। अभी फ़िलहाल पढ़ भी रही है। एक भी मंत्री अभी हेल्प किए भी नहीं है, सिर्फ कॉल आया था, कॉल पर हम भी बात किए, खुशबू भी बात की, लेकिन कोई अभी तक मदद नहीं किया। सिर्फ एक खान सर का कॉल आया था और फ़ोन करके डायरेक्ट बोला इस दिन आइए। हम लोग गए और उस खुशबू को लैपटॉप दिया, सम्मानित भी किया और बैच उसी दिन लॉगिन करके फ्री में दे दिया। गुड्डू ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाता है और उन्हीं पैसों से बहन के लिए किताब कॉपी का इंतजाम करता है। वो कहता है कि हर हाल में अपनी बहन को पढ़ाएगा और उसका सपना पूरा करेगा। खुशबू का कहना है कि अगर न्यूज 18 की मुहिम नहीं होती तो शायद उसके अपने सपनों को पूरा करने का मौका उससे नहीं मिलता। आज उसे कई लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन आर्थिक परेशानियां अब भी कम नहीं हुई हैं। मेरा पहला न्यूज 18 के साथ आया था, जिसमें मैं वायरल हुई थी और न्यूज 18 ने ही बड़ा खबर चलाई, जिससे सरकार ने मुझे हेल्प की और मैं अभी साइंस से पढ़ रही हूँ। तो मैं न्यूज 18 को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं साइंस से पढ़ रही हूँ। इधर जाने में दिक्कत होती है और पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जाने में और आने में 1500 खर्च होता है, जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जिसके घर में खाने के लिए सोचना पड़ता है, वो एक दिन में 1500 रुपया खर्च कर देती है बस जाने में। तो ये सब की अभी भी दिक्कतें आती रहती है। कठिनाई कितना भी हो, बस पहुंचना है मंजिल तक। क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। 1 साल पहले शुरू हुई खुशबू को पढ़ाना है मुहिम ने एक बेटी के सपनों को नई दिशा दी है। आज खुशबू पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बनने का सपना देख रही है और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश में लगी है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और पिता की बीमारी अब भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर खुशबू की मदद के लिए आगे आएंगे, ताकि हालात उसकी पढ़ाई के रास्ते में रुकावट न बने।
क्योंकि अगर एक बेटी को सही सहारा मिल जाए तो वो न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करती है बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल देती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीएसई की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये बड़ी घोषणा सर्कुलर के तौर पर सीबीएसई की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि सर्कुलर जो है सीबीएसई ने जारी कर दिया है और कक्षा 10 के छात्रों को दूसरा मौका देने को लेकर ये सर्कुलर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा का अवसर जो है वो मिलेगा। मई 2026 में ये परीक्षा आयोजित होगी। एनपी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिसमें छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधारने का ये दूसरा मौका मिलेगा। अधिकतम 3 विषय में वो अपने अंक सुधार सकते हैं। खबर औरंगाबाद से, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के मझियाव गांव में बीते शनिवार के दौरान एक दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। इलाज के दौरान एक अन्य घायल सरयू सिंह की मौत हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की पहले ही जान जा चुकी है, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बताते चलें कि बीते शनिवार को शादी समारोह के दौरान एक घर का छज्जा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। और हाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाजीपुर अंडरपास के पास सर्विस लेन के नाले में कार जो है वो जाकर गिर गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सूखे नाले में गिरी है। आईएमएस नोएडा कॉलेज के स्टूडेंट्स कार में सवार बताए जाते हैं। मौके पर ट्रैफिक विभाग और थाना पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली। कार सवार आईएमएस स्टूडेंट्स को हल्की चोट आई है। कार को नाले से बाहर निकालने के लिए यहां पर हाइड्रा तक मंगाई गई और कार को तब जाकर काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार में सवार आईएमएस छात्र बताए जा रहे हैं। अगली खबर दरभंगा से, जहां पर मामूली विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला जाले थाना क्षेत्र का है, जहां पर सड़क पर गिरे आम के पेड़ की डाल हटाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच की बात कह रही है। टोटो चला के दूध कल कैला हम दबे 600 के उन्नी से अल तो आँखि में खोचरा गए मच्छर तो कल गेरा घनी नहीं आता से छारा सबके कहब सुनते तो झगड़ा करते। एक संबंधी साड़ू थे हैं बगल के, उसी में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। आम के मंजर रास्ते पर था, आम का पेड़ हटाने के लिए बोले थे, उसी में वाद विवाद हुआ, मारपीट हुआ। मारपीट में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक खुलेआम हथियार और शराब की बोतल के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक युवक कट्टा लहराते हुए और दूसरा शराब की बोतल लेकर झूमता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो 13 मार्च का बताया जाता है। बिहार में लागू शराबबंदी के बावजूद इस तरह की तस्वीरें कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर डर नहीं है, ऐसे सवाल खड़े करती हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और युवकों की पहचान जारी है।